गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। सेकेंड ईयर की इस क्लास में हमारे फर्स्ट पार्ट में हम लोग खिलजी साम्राज्यवाद ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी के विभिन्न साम्राज्यवादी नीतियों, उनके साम्राज्य विस्तार, उनके युद्ध अभियान को हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। उसके बाद आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी के जो निर्बल उत्तराधिकारी थे, जैसे शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इनकी अयोग्यता का लाभ उठा करके दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है गयासुद्दीन तुगलक को, जिसने अपनी योग्यता से खिलजी वंश के अंतिम पड़ाव में निर्बलता का लाभ उठा करके अपने इस वंश को स्थापित किया था। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक कौन था? एक बात आपको क्लियर है कि तुगलक वंश का संस्थापक था। इसके प्रारंभिक परिचय के बारे में यदि हम बात करें तो प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार फरिश्ता का ये मानना है कि गयासुद्दीन मलिक तुगलक और एक पंजाब की जाटनी से उत्पन्न पुत्र था, या पंजाब की जाटनी और मलिक तुगलक का पुत्र था, और ये बलबन का गुलाम था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक अपने भाइयों के साथ खुरासान से भारत रोजगार की तलाश में आया था। बहरहाल चाहे ये बलबन का गुलाम रहा हो या ये अपने भाइयों के साथ भारत में रोजगार की तलाश में आया हो, हमें इसे इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। जिस तुगलक वंश को स्थापित किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, उसको सर्वप्रथम हम बात करते हैं किन परिस्थितियों में उसने इस वंश को स्थापित किया एंड उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आप देखिए जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह था, उस खुसरो शाह के समय में इसने उसकी हत्या होने के बाद सेना, जब उस खुसरो शाह के द्वारा मुबारक शाह की हत्या की गई, जो खिलजी वंश का शासक था, तो उसकी हत्या के बाद सत्ता हस्तगत करने के उद्देश्य से गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा भी विद्रोह कर दिया गया था। और बाद में आप देखिए खुसरो शाह की, नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या हो जाने के बाद, उसकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा अपने आप को सुल्तान घोषित करते हुए यहाँ तुगलक वंश की नींव डाली गई थी। अब बात करते हैं जितने भी उस समय सुल्तान और अमीर थे, उन्होंने सर्वसम्मति से गयासुद्दीन को सल्तनत का सुल्तान स्वीकार कर लिया था। अब बात करते हैं इसकी प्रारंभिक समस्याओं की। निसंदेह ये सभी अमीरों की, तुर्क अमीरों की सर्वसम्मति से सुल्तान बना था, लेकिन इसके बाद भी इसे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और उन समस्याओं में आप देखिए सर्वप्रथम हम लेते हैं, इस समय सल्तनत में चारों ओर अराजकता और अव्यवस्था फैली हुई थी। इसके लिए जो कारण उत्तरदायी थे, उन कारणों में हम देखें अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश के जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे, जैसे उमर, जैसे नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इनके शासनकाल में चारों तरफ विद्रोह की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, और अपनी अयोग्यता के कारण उन विद्रोह का दमन करने में ये सफल नहीं हो पाए थे। तो जब केंद्रीय सत्ता निर्बल हो जाती है तो प्रादेशिक सत्ताएं जो होती हैं वो सर उठाने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रांत जो थे, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राज्य जो थे, वहाँ के शासकों, सामंतों आदि ने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया था। दूसरा, तुर्क अमीरों की शक्ति जो थी उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में आप देखिएगा जो गयासुद्दीन तुगलक था, उसके लिए इन सारी स्थितियों को कंट्रोल करना उसके लिए आवश्यक हो गया था।
और एक योग्य सुल्तान की भांति उसने सुल्तान बनने के बाद अपनी इन समस्याओं का समाधान किस रूप में करा, इसके लिए उसने अपनी जिस गृह नीति को स्थापित करा वो निश्चित रूप से काफी प्रशंसनीय मानी जा सकती है, क्योंकि जब निरंतर संघर्ष हुए अलाउद्दीन के शासन का अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद, तो राजकोष जो था वो भी काफी रिक्त हो चुका था और सल्तनत को बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि उसे आर्थिक स्थिति आर्थिक दृष्टि से उसको मजबूत किया जा सके। अपने इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए उसने सर्वप्रथम जो गृह नीति बनाई उसमें जो मुख्य बिंदु रखा वो था अमीरों और जनता को संतुष्ट करने के उपाय करना। इसके लिए आप देखिए जो खुसरो शाह के समर्थक अमीर थे उन लोगों को भी जो पहले वो जिन पदों पर नियुक्त थे उन्हें उस पद पर उसने बनाए रखा, जिससे उसे भी समर्थन मिल सके और अधिकांश तुर्क सुल्तान अमीर जो थे उनकी सम्मति से ये सुल्तान बना था, तो वो ऑलरेडी इसके पक्ष में थे। यदि इसको खतरा था तो खुसरो शाह के अमीरों से था, लेकिन जब इसके द्वारा उदार नीति अपनाते हुए उनको उनके पद पर बने रहने दिया गया तो वो भी इसके समर्थक बन गए। फिर इस समय देखिए जो सत्ता परिवर्तन होता था, जनता जो थी उसको इस सत्ता परिवर्तन के प्रति कोई लगाव नहीं था, जनता पूरी तरह से निष्क्रिय रहती थी। जैसा कि हम पहले पूर्व के टॉपिक्स में भी इस चीज की बात कर चुके हैं कि अधिकांश प्रजा जो थी वो बहुसंख्यक हिंदू थे और हिंदुओं के प्रति इन सुल्तानों की नीति जो थी वो पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण नहीं कही जा सकती। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए जो जनता थी उसका इस सत्ता परिवर्तन से कोई विशेष अटैचमेंट या विशेष रुचि उनकी नहीं होती थी। तो ऐसी स्थिति में जो गयासुद्दीन तुगलक है वो जनता के किसी भी विद्रोहात्मक तत्वों के उभरने से पहले ऐसी व्यवस्थाएं बनाना चाहता था जिससे जनता भी पूरी तरह से उसके पक्ष में आ जाए। तो उसने जनता को संतुष्ट करने के भी पर्याप्त प्रयास किए। फिर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अर्थव्यवस्था को सुधारने के उपाय करना। तो यहाँ पर आप देखिए उसके द्वारा जो पूर्व में राजस्व की व्यवस्थाएं थी, जैसे आप देखिएगा इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पहले भूमि का पूरा विवरण प्राप्त किया गया था, ब्यौरा तैयार किया गया था और एक बड़ी लगान की राशि निश्चित की गई थी। लेकिन यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा एक ऐसी राजस्व व्यवस्था जो पूर्व में प्रचलित रही थी अलाउद्दीन खिलजी से भी पूर्व, उसको पुनः स्थापित किया गया, जिसमें नष्ट प्रथा भी प्रमुख थी, ताकि राजस्व की वसूली करते समय किसानों पर किसी तरह से अतिरिक्त मानसिक भार और आर्थिक भार न पड़ सके। फिर हम बात करते हैं उसकी गृह नीति के अंतर्गत सीमांत सुरक्षाओं को लेकर के भी उचित व्यवस्था की गई, ताकि मंगोलों के आक्रमण जैसे खतरों से बचा जा सके। गयासुद्दीन तुगलक इस बात को भली भांति जानता था कि आय में यदि वृद्धि करनी है तो उसके लिए अलाउद्दीन के समान करों में वृद्धि करना आवश्यक नहीं है, वरन वो इस बात को अधिक महत्व देता था कि यदि उत्पादन में वृद्धि की जाए तो उससे राज्य की आय में बढ़ोतरी होगी। और सबसे बड़ी बात, जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से किसानों पर कर का भार कम रखने पर किसान उससे संतुष्ट रहेंगे और वो अपने अधिकारियों को ये कहा भी करता था कि इतनी अधिक रियायत भी मत दो कि लोग अधिक धनवान होकर के पूरी तरह से सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह करने में सबल हो सके, और इतना अधिक टॉर्चर भी ना किया जाए कि किसान कृषि के प्रति पूरी तरह से अरुचि व्यक्त कर दें। अब बात आती है कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास उसके द्वारा किए गए, इसके लिए राज्य की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि हमारे यहाँ पूरी तरह से मानसून पर आधारित है।
मानसून बेस्ड हमारे यहाँ की कृषि है। अब उस कंडीशन में यदि बरसात समय पर और उचित मात्रा में हो जाती है तो उत्पादन अधिक होता है, और यदि किसी प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप झेलना पड़ता है तो कई बार या तो फसल होती ही नहीं है, यानी उत्पादित ही नहीं हो पाती है, या अतिवृष्टि के कारण पूरी फसल समाप्त हो जाती है। दोनों ही कंडीशन में, अकाल की कंडीशन में या अतिवृष्टि की कंडीशन में किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किए गए, उसके द्वारा किसानों को राज्य की ओर से अकाल आदि के समय ऋण उपलब्ध कराकर कृषि के प्रति उनकी रुचि को बनाए रखा गया। दूसरी बात, कृषि के क्षेत्र में जहां कृषि मानसून पर आधारित हो तो सिंचाई के साधन जो है वो कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो गयासुद्दीन द्वारा जो सिंचाई के लिए उचित व्यवस्थाएं हैं उनका प्रबंध भी किया गया। फर्स्ट टाइम यदि हम कहें नहर निर्माण की जो योजना का प्रारंभ है वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से अपनी योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आप देखिए, मार्गों को सुरक्षित करने के प्रयास अपनी गृह नीति के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किए गए ताकि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जा सके। अच्छे सुरक्षित मार्गों का निर्माण इसके द्वारा किया गया। अपनी सेना को मजबूत बनाने के प्रयास गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किए गए। एक मजबूत और शक्तिशाली संगठित सेना के बल पर वह सल्तनत को सुरक्षित और सुदृढ़ रख सकता था। अपने इसी विश्वास के साथ उसने एक योग्य सेना का गठन भी किया। अब ये कुछ आप देखिए गृह नीति के अंतर्गत ये पॉइंट्स थे। इसी में आप देखिएगा जैसे पुलिस और गुप्तचर विभाग है वो भी राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है, और संभवतः जो खिलजी वंश के निर्बल उत्तराधिकारियों के समय में जो अराजकता और अव्यवस्था फैली थी उसे पुनः सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक अच्छे पुलिस विभाग का होना आवश्यक था, जिसकी महत्ता को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा भी स्वीकार किया गया था। सेना की दृष्टि से हम देखें, यदि सेना में अनुशासनहीनता होगी, यदि सेना में योग्य सैनिकों की कमी होगी तो वो सेना कभी भी शक्तिशाली सेना का रूप धारण नहीं कर सकती। यदि सैन्य सुधार की दृष्टि से हम देखें, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य सुधार प्रथा थी, जो सैन्य सुधार प्रणाली थी, उसको कहीं ना कहीं काफी हद तक अपनाया गया था। यदि आपको याद हो, अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए सेना में दाग और धूलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो यहाँ भी सेना में अनुशासन बनाए रखने, सेना में एक अच्छा संगठन बनाए रखने के उद्देश्य से योग्यता के आधार पर सैनिकों की भर्ती की गई और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था भी की गई, और हर दृष्टि से सैनिकों को मानसिक चिंताओं से दूर रखने का प्रयास भी किया गया ताकि युद्ध के मैदान में वह पूरी तरह से निश्चिंत होकर के अपने राज्य की ओर से युद्ध लड़ सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। स्पेशली सैनिकों को वेतन देते समय इस बात का ध्यान रखा गया था। पूर्व के अंदर आप देखिए, सुल्तान ने आदेश दिया था कि 1 वर्ष के बराबर जो धनराशि है वो सैनिकों के पास छोड़ दी जाए और बाकी की धनराशि राज्य के द्वारा जब्त कर ली जाए। ऐसा क्यों कहा गया था? जब खुसरो शाह सुल्तान बना था तो उसने अपने समर्थन के लिए सैनिकों को खुले हाथ से काफी धन दिया था ताकि वे उसके विरुद्ध कभी कोई विद्रोह ना कर सके, क्योंकि उसके द्वारा जो खिलजी वंश का सुल्तान था उसकी हत्या करके
ये सिंहासन हासिल किया गया था मुबारक शाह की, और वो अपने आप को उस कलंक से धोने के उद्देश्य से और सेना के विद्रोह से स्वयं को बचाने के उद्देश्य से, उसके द्वारा सैनिकों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उस सेना में धन का बंटवारा किया गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया कि ऐसे सैनिकों के पास जो धन है तो 1 वर्ष का वेतन उनके पास छोड़ दिया जाए, यानी 1 वर्ष के वेतन के बराबर राशि उनके पास रहने दी जाए और बाकी राशि जो है वो जब्त कर ली जाए। तो इस तरह से उसने अपनी गृह नीति को मजबूत बनाया। साथ ही साथ आप देखिएगा जो व्यभिचार है, संगोष्ठियां हैं, मद्यपान है, इसका उसने निषेध किया। यहाँ तक आप देखिए संगीत को भी वो इस्लाम के विरुद्ध मानता था। ऐसी स्थिति में प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया संगीत पर उसके विचारों को देखते हुए निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच काफी मतभेद हो गए थे, और ऐसी आशंका भी जताई जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सत्ता हासिल की गई थी अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद, तो कहीं ना कहीं वो एक षड्यंत्र के तहत सत्ता प्राप्त की गई थी और उस षड्यंत्र में निजामुद्दीन औलिया का भी हाथ था। तो इस तरह से एक मजबूत गृह नीति का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। और इसके बाद हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की विदेश नीति की। अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा विस्तारवादी नीति जो थी अपनाई गई थी, और सर्वप्रथम इसमें आप देखिए वारंगल पर आक्रमण उसके द्वारा किया गया था, जिसमें उसने सेना का नेतृत्व अपने पुत्र जूना खां को सौंपा था, जिसे आप पढ़ेंगे अगले टॉपिक में मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में। यहाँ पर इस समय जो वारंगल का शासक था प्रताप रुद्र सेन, उसने चूंकि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, और जो खिराज या वार्षिक कर अलाउद्दीन खिलजी के समय से देना निषेध हुआ था, वो भेजना उसने बंद कर दिया था। तो जूना खां के द्वारा एक असफल अभियान वारंगल के विरुद्ध किया गया था, और इसके लिए ये भी माना जाता है कि इस समय कुछ ऐसी अफवाहें फैल गई थी कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई है, तो जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो तुरंत दिल्ली की ओर उसने प्रस्थान किया था ताकि वह सुल्तान का पद प्राप्त कर सके। बहरहाल गयासुद्दीन तुगलक की विदेश नीति के अंतर्गत उड़ीसा पर उसका आक्रमण उसका आक्रमण था, जिसमें आप देखिएगा जाजनगर पर जो उड़ीसा का राज्य था, उड़ीसा राज्य का क्षेत्र था जाजनगर, उस पर आक्रमण किया गया था। और इतनी जानकारी इस आक्रमण के तहत मिलती है कि ओलू खां को बहुत हाथी और धन हाथ लगे थे, और इसके बाद वह वापस लौट आया था, क्योंकि इस उड़ीसा का जो नेतृत्व प्रदान किया गया था इस अभियान का, वो ओलू खां को सौंपा गया था। लेकिन इस अभियान के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट जो अभियान था वो मंगोलों का आक्रमण था, जो 1324 ईस्वी में किया गया था, और 1324 में मंगोलों के विरुद्ध किए गए इस आक्रमण में जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने जिस सेना को भेजा था, उस सेना के द्वारा युवराज जूना खां जो था उसको नेतृत्व प्रदान किया गया था, और मंगोलों को परास्त करके उन्हें भारत की सीमा से बाहर खदेड़ दिया गया था। इसी तरह से आप देखिएगा बंगाल के अंदर भी विद्रोह उत्पन्न हो गया था, जब 3 भाइयों में गृह युद्ध चल रहा था, गयासुद्दीन, शिहाबुद्दीन और नासिरुद्दीन। गयासुद्दीन जो था इस समय वो बंगाल का शासक था, और जो तीसरा सबसे छोटा भाई था नासिरुद्दीन, उसके द्वारा गयासुद्दीन तुगलक से जब सेना सहायता देने की प्रार्थना की गई थी, तो गयासुद्दीन द्वारा ये सहायता नासिरुद्दीन को दी गई थी, और अंत में गयासुद्दीन जो बंगाल का शासक था वो पराजित हुआ, और नासिरुद्दीन को बंगाल के सुल्तान के पद पर बैठा दिया गया था। उसने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस तरह से आप देखिए जो गृह नीति और विदेश नीति थी, अपने बहुत छोटे से शासन काल में 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक
गयासुद्दीन द्वारा किस तरह से अराजकता और अव्यवस्था के दौर में अपनी मजबूत गृह नीति और विदेश नीति के माध्यम से दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान करने के प्रयास किए गए थे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु और मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासनारोहण और उसके द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध योजनाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी उन योजनाओं के लिए ही मध्यकालीन भारत के इतिहास में जाना जाता है। उसके साथ उम्मीदों के साथ कि आप लोग घर बैठे भी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो बार बार हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, पूरा स्टाफ रिक्वेस्ट करता है कि अपने पढ़ाई की क्रमबद्धता को न छोड़ें। और यदि आपको कोई परेशानी किसी क्लास में होती है, जैसे कई स्टूडेंट्स फोन भी करते हैं, तो जो समस्याएं हैं आपकी, उन समस्याओं को हम निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।